अगला जो आपका चैप्टर है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पिछले सेशन में आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 किया, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। उसको कम से कम 5 बार देखोगे तो क्लियर होगा, अगर आपने पहली बार देखा हो तो अब शुरू करते हैं आपका AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है? डिस्क्लोजर का मतलब होता है किसी भी चीज को डिस्क्लोज करना, यानी कि शो करना। यानी कि अकाउंट्स में आपको कौन कौन सी चीजें डिस्क्लोज करनी होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ आपको क्या क्या प्रिपेयर करना होता है, ताकि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर वैल्यू आपके आइटम्स की दिखा सकें। तो देखते हैं AS1, सबसे पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है आपका AS1, वो क्या कहता है। AS1 refers to the specific accounting principles। तो सबसे पहले तो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। दूसरा, मेथड्स अडॉप्टेड बाय द एंटरप्राइज। मेथड्स का मतलब जैसे कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, SLM, तीसरा, इन अप्लाइंग दीज प्रिंसिपल्स, यानी कि जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और मेथड जो एंटरप्राइज अडॉप्ट करती है और उनको अप्लाई करती है, किसके लिए? प्रिपेयर करने के लिए। किसको प्रिपेयर करने के लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आपका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, नोट्स टू अकाउंट्स, ये सारे स्टेटमेंट्स कवर होते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होंगे तो उसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अपना सकती हैं। तो इस सिनेरियो में अगर वो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अपनाती हैं तो उनको वो डिस्क्लोज करना होगा एज पर AS1। At the time of preparation of financial statements, different accounting policies may be adopted। अडॉप्ट कर सकते हो लेकिन by different enterprises। इसके लिए आपको क्या करना होगा? डिस्क्लोज एज पर AS1 कि आपने कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज किस कारणों से अपनाई हैं। मेजर एरियाज इन विच डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज में बी अडॉप्टेड आर। वो कह रहा है कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहां पे हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अपनाती हैं। जैसे कि पहला, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। इसमें क्या होता है? WDV, स्ट्रेट लाइन। इसके अलावा भी कुछ और डिफरेंट मेथड्स होते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, भाई साहब कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जो एक्सपेंडिचर होता है उस केस में आप एक्सपेंडिचर के ट्रीटमेंट को 3 तरीके से ट्रीट कर सकते हो। एक तो उसको राइट ऑफ किया जाता है, दूसरा उसको कैपिटलाइज किया जाता है। कैपिटलाइज करने का मतलब उसको एक फिक्स्ड एसेट मान के रिकॉर्ड किया जाता है। तीसरा, डेफरमेंट, यानी कि उसको आगे खिसका दिया जाता है। जो रेवेन्यू भी जनरेट नहीं हुआ उसको आप आज कैसे रिकॉर्ड करोगे, इसलिए वो डेफर कर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू। ठीक है, तो कैपिटल जो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे एक्सपेंडिचर होता है वो 3 तरीके का होगा। एक तो राइट ऑफ, यानी कि आपने वो एक्सपेंडिचर किया, उसका बेनिफिट आपको मिल गया, राइट ऑफ कर दो। बेनिफिट नहीं मिला, अभी बेनिफिट मिल रहा है, हाँ, कैपिटलाइज कर दो। आगे मिलेगा, डेफर कर दो। तो कंस्ट्रक्शन के एक्सपेंडिचर को आप 3 तरीके से ट्रीट कर सकते हो। दूसरी जगह कहां इस्तेमाल होगा ये? ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी आइटम्स। ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी आइटम्स में, यानी कि जब आप बाहर से आपकी ट्रांजैक्शन होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, उस सिचुएशन में जो आप एसेट्स वहां से मंगा रहे हो या फिर वहां कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हो, तो उस केस में फॉरेन करेंसी को ट्रांसलेट किया जाता है, यानी कि इंडियन करेंसी में ट्रांसलेट किया जाता है फॉरेन करेंसी को रुपीज में। तो उस केस में या तो एवरेज रेट का इस्तेमाल होता है या फिर TT बाइंग रेट। सर TT का मतलब टेलीग्राफिक ट्रांसफर, लिख लो। TT का मतलब क्या होता है? टेलीग्राफिक ट्रांसफर। TT का मतलब टेलीग्राफिक ट्रांसफर। सर टेलीग्राफिक ट्रांसफर क्या मतलब होता है? टेलीग्राफिक ट्रांसफर वो रेट होता है जो सेंट्रल बैंक्स अप्लाई करते हैं। सर सेंट्रल बैंक वो रेट कैसे निकालते हैं? ओहो, मार्केट फोर्सेस के हिसाब से, मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई डॉलर की या फिर किसी और करेंसी की कितनी है, उन मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग वो रेट निकाला जाता है किसी भी बैंक के द्वारा। तो ये होता है आपका TT बाइंग रेट। उसके बाद इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए भी डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अपनाई जा सकती हैं, जैसे कि फीफो मेथड, जो पहले आएगा वही पहले कंजम्पशन के लिए जाएगा। दूसरा, वेटेड एवरेज मेथड, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड और आपका रिटेल मेथड। ये सारे मेथड्स आपने पॉसिबली कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़े होंगे, इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाले चैप्टर में, मटेरियल चैप्टर में। आगे आते हैं, इसके अलावा ये AS कहां अप्लाई होगा? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स की जो वैल्यू निकाली जाती है वो या तो आप कॉस्ट पे निकालोगे या फिर उसकी फेयर वैल्यू पे। उसके बाद
ट्रीटमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स का मतलब जो भी आप अपने एम्प्लॉइज को रिटायरमेंट का बेनिफिट देते हो, जैसे कि पीएफ का पैसा। इसके अलावा वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जिसको आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे भी रिकॉर्ड कर सकते हो, हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जितने पे वो खरीदी गई थी। इसके अलावा जो उसकी रिवैल्यूड कॉस्ट या फिर रिवाइज्ड कॉस्ट होती है, रिवैल्यूएशन के बाद की जो कॉस्ट आती है। आगे ट्रीटमेंट ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी। सर कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है? कंटिंजेंट लायबिलिटी जो जिसका होना या ना होना डिपेंड करता है कि आगे क्या होगा। इसका मतलब जब तक इंसिडेंट दुर्घटना नहीं घटेगी, यानी कि वो अकर नहीं होगा, आप बता नहीं सकते कि वो लायबिलिटी बनेगी या नहीं। ऐसी सिचुएशन में इस कंटिंजेंट लायबिलिटी के 3 ट्रीटमेंट हो सकते हैं। इस कंटिंजेंट लायबिलिटी के 3 ट्रीटमेंट। पहला ट्रीटमेंट नो ट्रीटमेंट। सर पहला नो ट्रीटमेंट, हाँ पहला ट्रीटमेंट क्या है? नीचे वाला देखो, नो ट्रीटमेंट मत करो ना, क्या करना है जब आएगी तब देखेंगे, कर लेना रिकॉर्ड। हाँ दूसरा ट्रीटमेंट डिस्क्लोज कर दो। सर कहां पे डिस्क्लोज करना है? नोट्स टू अकाउंट्स में। नोट्स टू अकाउंट्स में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते टाइम आपके नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं बैलेंस शीट के बाद, वहां पे डिस्क्लोज कर दो भाई साहब कि एक लायबिलिटी पैदा हो सकती है, हमारे ऊपर केस हो रखा, केस एक्सेप्ट हो गया कोर्ट में, तो लायबिलिटी अराइज हो जाएगी पेनल्टी देने की, तो इसको बोलते हैं डिस्क्लोजर। तीसरा ट्रीटमेंट आप इसके लिए प्रोविजन बना दो। आपको लग रहा है यहाँ पक्का होगी, मैं बता रहा हूं केस एक्सेप्ट हो गया, मैंने कांड किया है, हाँ तो इस सिचुएशन में क्या होगा? वो लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। और क्योंकि वो लायबिलिटी आपके हिसाब से एक ऐसी लायबिलिटी है जो सर्टेन है कि होगी, ऐसी लायबिलिटी के लिए आपको आज ही प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी के 3 ट्रीटमेंट आप कर सकते हो, अकाउंटिंग पॉलिसी अपना सकते हो। पहला प्रोविजन बना दो, दूसरा डिस्क्लोज कर दो, तीसरा कुछ मत करो। ये था आपका कंटिंजेंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट। इसके अलावा इंटेंजिबल एसेट्स का भी ट्रीटमेंट आप कर सकते हो, जैसे कि गुडविल। गुडविल के लिए वैल्यूएशन के लिए आप डिफरेंट मेथड्स अपना सकते हो, जैसे कि सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, एवरेज प्रॉफिट भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे सिनेरियो जो आपने पढ़े, इन केसेस में डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, मेथड्स और प्रिंसिपल्स अपनाए जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं AS1 का बेस आपको पता लग गया होगा ये किस पे बेस्ड है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब यहां से शुरू करते हैं उन एंटरप्राइज की पॉलिसीज जो वो डिफरेंट सिनेरियोज में अपनाती हैं, यानी कि डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एडॉप्टेड बाय द एंटरप्राइजेस एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड P&L मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। वो कह रहा है डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अगर कोई एंटरप्राइज अपना रही है, एडॉप्टेड बाय द एंटरप्राइजेस एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड P&L, तो उसको क्या करना पड़ेगा आपको? डिस्क्लोज, मस्ट बी डिस्क्लोज्ड बाय द एंटरप्राइजेस। ये लाइन जब मैंने AS1 स्टार्ट किया था पहले भी बोली थी, अगर कोई भी एंटरप्राइज डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अपनाती है तो वो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि वो क्यों अपना रही है। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हो तो जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी आप अपना रहे हो वो एक इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि आपको साथ में डिस्क्लोज करना है कि आपने ये पॉलिसी क्यों अपनाई। द एंटरप्राइज शुड नॉट ओनली डिस्क्लोज द अकाउंटिंग पॉलिसी, खाली पॉलिसी डिस्क्लोज नहीं करनी, इसके अलावा एंड मेथड्स, बट ऑल्सो द चेंज इन सच पॉलिसी इज इंट्रोड्यूस्ड। चेंज का मतलब अगर आपने वो पॉलिसी हर दूसरे साल में चेंज कर दी तो क्या होगा? आपको वो चेंज भी बताना पड़ेगा कि पहले हम ये अपनाते थे और अब हम ये अपना रहे हैं, इसकी वजह से जो चेंज आया वो ये होगा। चेंज का मतलब मॉनेटरी इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस एज वेल। जब ये चैप्टर खत्म होने वाला होगा तो मैं आपको बताऊंगा इस लाइन का मतलब। सर क्यों? क्योंकि इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है AS1 में, पहला ही क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल का। आगे नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में आपको पता है आपको सारी चीजें डिस्क्लोज करनी होती है। तो नोट्स टू अकाउंट्स मींस द एक्सप्लेनेशन ऑफ मैनेजमेंट अबाउट द आइटम्स अपीयरिंग इन द P&L एंड बैलेंस शीट। जो भी बैलेंस शीट और P&L में आइटम आप दिखाते हो उन सारे आइटम्स की एक्सप्लेनेशन नोट्स टू अकाउंट्स में दी जाती है। नोट्स टू अकाउंट्स आर इंटरनल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिंपल सी बात है, वो तो हो गई। एग्जांपल डिस्क्लोजर ऑफ डिटेल्स ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी बाय नोट्स टू अकाउंट्स। ऊपर आपने पढ़ा था जो कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है वो 3 टाइप से ट्रीटमेंट उसका हो सकता है। पहला ट्रीटमेंट नो ट्रीटमेंट, दूसरा डिस्क्लोजर, तीसरा आपका प्रोविजन। डिस्क्लोजर का मतलब क्या था कि कंटिंजेंट लायबिलिटी आपको नोट्स टू अकाउंट्स में दिखानी है। तो नोट्स टू अकाउंट्स में एक तो कंटिंजेंट लायबिलिटी दिखाई जाती है, दूसरा डिस्क्लोजर ऑफ लिटिगेशन अबाउट द क्लेम रिकवरेबल और लोन रिसीवेबल। लिटिगेशन किसको कहते हैं? लिटिगेशन बोलते हैं कोई भी चार्जेस, पेनल्टी या फिर केस जो आपके ऊपर फाइल किया गया है और
या फिर आपने किसी और पे फाइल किया है और वहां सामने वाली पार्टी से आपको क्लेम रिसीव होना है, या फिर आपने उसको लोन दे रखा है और वो लोन का अमाउंट आपको रिकवर करना है, तो जो लिटिगेशन आपने फाइल किया हुआ है उससे जो आपको क्लेम रिकवर होगा या फिर आपको लोन रिसीव होगा वो आपको अपने नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना है। ये बस दो एग्जांपल दिए थे आपको एक्सप्लेन करने के लिए। आगे, नीड फॉर डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, बताओ क्यों करते अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज। आइटम्स अपीयरिंग इन द P&L account, assets and liabilities in the balance sheet are significantly affected by accounting policies. Significantly affected by accounting policies. Significant वर्ड का मतलब होता है ठोस, ठोस तरीके से, यानी कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से इंपैक्ट पड़ता है अगर आप कोई अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करते हो तो। कैसे इंपैक्ट पड़ता है? आप 100 करोड़ की मशीन लो, उस पर 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाओ, 10 साल में मशीन हो जाएगी राख, जीरो बुक वैल्यू। अब आप उससे लगाओ 10% डेप्रिसिएशन WDV से, रिटर्न ऑन वैल्यू, क्या होगा? 10 साल बाद भी उसकी वैल्यू नहीं खत्म होगी, कुछ ना कुछ बचा रहेगा। तो दोस्तों कुछ करोड़ रुपए उसमें बचे रहेंगे, मैं बता रहा हूं आपको। हाँ, तो लगा के देख लो WDV से। इसका मतलब कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी एक बार आपने अडॉप्ट की है तो उसका बहुत सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होता है आपके अकाउंट्स पे, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे, adopted by the enterprises. Therefore, there is need of disclosing the accounting policies adopted by the enterprise. इसीलिए तो जरूरत है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। हाँ, आगे, for proper and better understanding of financial statements, these adopted accounting policies should be disclosed at one place, एक ही जगह दिखानी है, so that it would be helpful to the reader of financial statements. यानी कि notes to accounts में दिखा दो, बात खत्म, वहीं पे आपको डिस्क्लोज करनी होती है सारी चीजें। तो सो दैट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करेगा चाहे कोई भी पार्टी हो उसके लिए वो इजी रहेगा। अब आते हैं दोस्तों 11वीं क्लास पे, बचपन की यादें ताजा, फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस। हाँ, चैप्टर की स्टार्टिंग में आपने पढ़ा था चैप्टर की स्टार्टिंग में आपने पढ़ा था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज और मेथड्स। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर आपकी फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन में 3 अजम्पशन होती हैं जो फिक्स होती हैं। पहला गोइंग कंसर्न, दूसरा कंसिस्टेंसी, तीसरा अक्रूवल। गोइंग कंसर्न का मतलब इसकी जो इंटेंशन है ऑर्गेनाइजेशन की, फॉर कंटिन्यूइंग द ऑपरेशन फॉर नियर फोरसिएबल फ्यूचर। फोरसिएबल का मतलब जहां तक आपको फ्यूचर दिख रहा है वहां तक चलाते रहो। सर 10 साल बाद भी दिखेगा, चलाते रहो, 50 साल बाद चलाते रहो। इसका मतलब अनलिमिटेड पीरियड के लिए बिजनेस ऑपरेट किया जाता है। ऑल्सो हैज नो इंटेंशन ऑफ डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस और लिक्विडेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और डिसकंटिन्यूएंस ऑफ मेजर ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। यानी कि गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है? आपकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि आप बिजनेस के ऑपरेशंस को क्लोज करो, बंद करो, वो चलता रहेगा जब तक फ्यूचर दिख रहा है। कंसिस्टेंसी का मतलब एक बार आपने अकाउंटिंग पॉलिसी अपना ली, द सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज आर फॉलोड कंसिस्टेंटली फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। एक बार लगा दे WDV, अगले साल भी WDV, उससे अगले साल भी WDV और उससे अगले साल भी WDV। सर चेंज कर दिया तो कर सकते हैं, चेंज कर दिया तो कर सकते हैं, लेकिन वो आपको डिस्क्लोज करना होगा। उसका रीजन क्या? आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेटर प्रेजेंट हो पा रहे हैं, या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने ही वो चेंज कर दिया कि नहीं नहीं हम कह रहे हैं, ICAI बोल रहा है कि नहीं ये वाला मेथड अपनाओ, तो फिर आपको वो अपनाना पड़ेगा। ठीक है चेंज कैसे आएगा? या तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो बता दे कि चेंज आने वाला है, या फिर उससे जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसका बेटर प्रेजेंटेशन हो सकता है। अक्रूवल, अक्रूवल का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन ड्यू और अक्रूवल बेसिस। यानी कि जैसे जैसे दुर्घटना घटेगी वैसे वैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। इसका मतलब अगर आपके पास पैसा आ रहा है, रिसीट्स और पेमेंट जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम पेमेंट तो पिछले साल की भी कर सकते हो ना, एडवांस भी कर सकते हो 50 साल बाद की, उससे क्या मतलब है? इस साल की पेमेंट हो ना हो, इस साल अगर ट्रांजैक्शन हुई है तो वो रिकॉर्ड कर लो, उस बेस पे प्रॉफिट या लॉस निकलेगा। इसको बोलते हैं अक्रूवल बेसिस। is not considerable. The revenue items are recorded in the period in which they are earned or incurred.
रेवेन्यू आइटम्स, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंस हो, चाहे वो रेवेन्यू आपकी इनकम हो, वो उस साल रिकॉर्ड होंगे जिस साल वो घटे हैं, दुर्घटना घटी है, इनकर्ड या फिर अर्नड। ये थे आपके 3 अकाउंटिंग फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। अब आते हैं कि आप अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट कैसे करोगे, कि कौन सी पॉलिसी अपनानी है सो दैट हमें फायदा हो जाए या फिर प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाए। मेन ऑब्जेक्टिव या फिर जो सिलेक्शन होता है एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी का, वो ये होता है, वो क्या होता है कि जो बैलेंस शीट और पीएनएल है शुड प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द एंटरप्राइज। यानी कि आपका जो एंटरप्राइज है उसकी जो बैलेंस शीट और पीएनएल है, उससे जो प्रॉफिट लॉस निकले और जो फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट से निकले वो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए। ट्रू एंड फेयर का मतलब एकदम सच्ची, हाँ हरिश्चंद्र। आगे The major points to be considered in the selection of appropriate accounting policy are, तो आपको 3 चीजों पे ध्यान देना है। पहला, प्रूडेंस। प्रूडेंस को कंजर्वेटिज्म भी कहते हैं, कंजर्वेटिज्म भी बोला जाता है। इसका मतलब फ्यूचर में होने वाला लॉस आज रिकॉर्ड कर लो और फ्यूचर में होने वाले गेन्स और रेवेन्यू आज रिकॉर्ड कर सकते हो अगर 100% गारंटी है कि कैश रियलाइज होने वाला है, अदरवाइज नहीं कर सकते। इसका मतलब एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स द मेकर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैज टू फेस सम अनसर्टेनिटीज। सिंपल सी बात है, गला खराब है तो थोड़ा सा ध्यान से, हाँ जो भी आप अकाउंट जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करता है उसके लिए क्या सामने प्रॉब्लम आती है कि आने वाला फ्यूचर अनसर्टेन है, पता ही नहीं क्या होगा। ड्यू टू दीज अनसर्टेनिटीज प्रॉफिट्स आर नॉट एंटिसिपेटेड। ऐसे नहीं होता कि प्रॉफिट एस्टिमेट कर लिया, हाँ 500 करोड़ लगा लेते प्रॉफिट है ना, ऐसे नहीं होता। बट रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन रियलाइज्ड दो नॉट नेसेसरीली इन कैश। प्रॉफिट कब रिकॉग्नाइज होगा? जब वो रियलाइज हो जाएगा, भले ही कैश में रियलाइज ना हो, यानी कि 100% गारंटीड आपके पास वो सर्टेनिटी हो जाएगी कि दिस कैश विल बी रियलाइज्ड इन द फ्यूचर। Prudence means making of estimates required under the conditions of uncertainties। क्योंकि अनसर्टेनिटी की कुछ कंडीशन होती है कि ये होगी कि नहीं होगी और कितनी होगी, तो वो परसेंटेज के हिसाब से आपको प्रोविजंस कैलकुलेट करने होते हैं, उसको बोलते हैं प्रूडेंस प्रिंसिपल। दूसरा, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब मैं आपको बताता हूं। सिर्फ कागज बनाने से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती, कागज बनाने से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती। कैसे होती है? एक्चुअली में वो दुर्घटना घटनी चाहिए। सर क्या मतलब? देखो, मान लो आपने हायर परचेज पे कोई एसेट खरीदी, पेपर पे नाम आ गया हायर परचेजर का, हायर वेंडर का एग्रीमेंट हो गया, एसेट आ गई हायर परचेजर के पास। मुझे बताओ, हायर परचेजर उस एसेट का ओनर कब बनेगा? जब आखिरी इंस्टॉलमेंट वो पे कर देगा हायर वेंडर को। तो इस सिचुएशन में एन एसेट ऑन द हायर परचेज सिस्टम ही बिकम्स ओनर ओनली ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। देयरफॉर इसीलिए इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एज फिक्स्ड एसेट्स। हायर परचेजर की बुक्स में आप क्या रिकॉर्ड करते हो? फिक्स्ड एसेट आ रही है, लेकिन जो सामने वाली पार्टी ने सेल किया है जो कि हायर वेंडर है, उसकी बुक्स में क्या रिकॉर्ड होता है? हायर वेंडर एज सेल्स ऑन हायर परचेज बेसिस। तो क्या मतलब? यहां पे फॉर्म का मतलब है खरीदने वाला तो फिक्स्ड एसेट खरीद रहा है, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, लेकिन बेचने वाला माल बेच रहा है। तो यहां पे उस एसेट की फॉर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, दिखने में वो फिक्स्ड एसेट है, लेकिन उसका सब्सटेंस यानी कि पदार्थ, हाँ पता नहीं क्या लिख दिया आपने हिंदी में, पदार्थ का मतलब जिस जगह से ट्रांजैक्शन हो रही है उसके लिए वो क्या है, वो मैटर करता है। हायर परचेजर के लिए वो फिक्स्ड एसेट है, लेकिन बेचने वाले के लिए वो माल है। तो उसकी फॉर्म मैटर नहीं करती, उसका सब्सटेंस मैटर करता है कि जहां से ट्रांजैक्शन ऑपरेट हो रही है उसके लिए वो क्या है। ये था आपका सब्सटेंस ओवर फॉर्म। फॉर्म नहीं देखी जाती ट्रांजैक्शन की, सब्सटेंस देखी जाती है। आगे मटेरियलिटी, सबसे फेवरेट मेरा। हाँ मटेरियलिटी, हाँ इसको एक एग्जांपल से खत्म करते। मान लो आपको 50 रुपए मिले,
आपको 50 रुपए मिले, आप एक मिलेनियर हो, ठीक है, आपकी नेटवर्थ 90 करोड़ रुपए, 50 रुपए मिल गए, वो क्या मायने रखते हैं आपके लिए? कुछ भी नहीं। अब आप 5 साल के बालक हो और आपको 50 रुपए मिल गए, हाँ, अब बताओ भाई साहब, सपने में आएंगे आपको आइसक्रीम? हाँ, इसका मतलब कोई भी चीज किसी भी बिजनेस के लिए मटेरियल कब होती है, डिपेंड करता है बिजनेस पे, कि उस बिजनेस का साइज और फॉर्म क्या है, ठीक है। तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको वो ट्रांजैक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड करनी है, उसका ट्रीटमेंट करना है जो आपके बिजनेस के लिए मटेरियल है, और उसको पक्का रिकॉर्ड करना है। जो इमटेरियल है उसको आप इग्नोर कर सकते हो, यानी कि means the items the knowledge of which might influence the decisions of the users of financial statements, मतलब वो आइटम्स जिसकी नॉलेज की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इंपैक्ट पड़ सकता है, उसी को बोलते हैं मटेरियल आइटम्स। देयरफॉर financial statements should disclose all the items and facts which are sufficient to influence the decision of the users or reader of the financial statements। वो कह रहा है इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, नोट्स टू अकाउंट्स में आपको वो सारे फैक्ट्स, वो सारे तथ्य रखने होंगे जिससे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रीड कर रहा है उसके दिमाग पे इंपैक्ट पड़ सकता है, यानी कि मटेरियलिटी प्रिंसिपल सामने आ सकता है, तो वो आपको सारे फैक्ट्स डिस्क्लोज करने हैं। मटेरियलिटी इज नॉट सिंपली अ क्वेश्चन ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब दायरे से मैटर नहीं करता कि मटेरियलिटी क्या है। 50 रुपए टू अ मिलेनियर इज नॉट अ मटेरियल, बट इट इज अ मटेरियल टू अ 4 ईयर चाइल्ड। वही जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, बालक को दे दो 50 का नोट, आहा मजे आएंगे उसको। आखिरी, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर आपको कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी है तो कैसे होगी। An enterprise is free to change its accounting policies in the following condition। लिखा तो है फ्री टू चेंज, लेकिन वो फ्री भी फ्री नहीं है। हाँ, कुछ कंडीशन अप्लाई होती है। पहला, इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय द स्टैच्यूट और फॉर कंप्लायंस विद एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यहां पे स्टैच्यूट का मतलब होता है कि कानून कहता है या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उस बात को कह रहा है कि आपको वो पॉलिसी अपनानी है तो अपनानी है, दैट्स इट, चेंज लाना पड़ेगा। If change would result in more appropriate presentation of financial statements, या फिर चेंज लाने से आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो और सुंदर हो जाएंगे। सर सुंदर का मतलब मेकअप, अरे बात को समझो, उसका जो प्रेजेंटेशन है वो और बेटर हो जाएगा, अप्रोप्रिएट हो जाएगा। If the changes in accounting policies impose material effects on the statements of affairs of the business and profit and loss account in the current period, अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज लाने से आपके बिजनेस के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यानी कि P&L और बैलेंस शीट पे इंपैक्ट आ रहा है, मटेरियल इंपैक्ट, तो सच चेंज मस्ट बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो उस चेंज को आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाना पड़ेगा। द अमाउंट बाय विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अफेक्टेड शुड ऑल्सो बी डिस्क्लोज टू द एक्सटेंट असर्टेनेबल। वो कह रहा है जिस अमाउंट से उसमें बदलाव आ रहा है वो भी आपको दिखाना पड़ेगा, जहां तक आप निकाल सकते हो। टू द एक्सटेंट एसर्टेनेबल, जहां तक निकाला जा सके चेंज वहां तक आप दिखा दो। तो ये था आपका AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब मैंने आपको कहा था कि इसमें एक क्वेश्चन है एंड में, तो पहला ही क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन आपको सेल्फ स्टडी करने हैं। पहला क्वेश्चन, जीवनदीप लिमिटेड हैड मेड अ राइट इशू इन 2010। जीवनदीप ने एक 2010 में राइट इशू किए शेयर्स के। इन द ऑफर डॉक्यूमेंट, मैं पहले बता दूं फालतू की कहानी है, असली क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है, बिल्कुल फालतू की कहानी है ऊपर। इन द ऑफर डॉक्यूमेंट टू इट्स मेंबर्स इट हैड प्रोजेक्टेड अ सरप्लस ऑफ 40 करोड़। अब देखो यहाँ पे मटेरियल चीजें कौन कौन सी है मैं लिख लेता हूं। वो कह रहा है उसमें उसका जो सरप्लस था यानी कि जो प्रॉफिट था कितना था, 40 करोड़। ठीक है, लिख लिया। आगे फालतू की कहानी। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर टू बी एंडेड 31 मार्च 12, तो 31 मार्च 12 को ये प्रॉफिट था आपका, 31 मार्च 2012। ओके। द ड्राफ्ट रिजल्ट फॉर द ईयर प्रिपेयर्ड ऑन देयर टू
be followed accounting policies and presented for printing mistake of the board of directors showed deficit of 10 crores. अच्छा, वो कह रहा है एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया जिसमें वो अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने वाले थे। उस ड्राफ्ट में पाया गया कि अगर वो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हैं, चेंज लाने की वजह से वो सरप्लस की जगह डेफिसिट में चले जाएंगे, यानी कि लॉस में 10 करोड़ के। ठीक है, आगे द बोर्ड इन कंसल्टेशन विद द मैनेजिंग डायरेक्टर, तो एमडी से सलाह ली और आगे क्या किया, डिसाइडेड ऑन द फॉलोइंग, ये डिसाइड हुआ। क्या डिसाइड हुआ? पहला, वैल्यू ईयर एंड इन्वेंट्री एट वर्क्स कॉस्ट, आपको इन्वेंट्री की वैल्यू कैसे निकालनी है? वर्क्स कॉस्ट के ऊपर जो कि 50 करोड़ है, इंस्टेड ऑफ द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट प्राइम कॉस्ट 30 करोड़। दोस्तों मुझे बताओ क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का क्या रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन। वो कह रहा है अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने की वजह से अब आपको इन्वेंट्री कितनी वैल्यू पे दिखानी है? 50 करोड़, ना कि 30 करोड़। यार मुझे बताओ बताओ, कट लगा दिया मैंने। मुझे बताओ, अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर देते हो, पहला जो पॉइंट में बोल रहा है, अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हो तो क्या आपका प्रॉफिट 20 करोड़ से बढ़ नहीं जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक आपने 50 दिखा दिया 30 की जगह, तो आपका प्रॉफिट 20 करोड़ से बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं, अगले पॉइंट में वो कह रहा है एक और चीज डिसाइड हुई। क्या डिसाइड हुई? प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑफ द फॉर द ईयर ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस और अकाउंट ऑफ सब्सटेंशियल एडिशंस इन ग्रॉस ब्लॉक ड्यूरिंग द ईयर इंस्टेड ऑफ ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड which had been there to adopted. As a consequence, the change for depreciation at 27 crore is lower than the amount of 45 crore which would have been provided had the old method been followed by 18 crore. वो कह रहा है, देखो लाइन कितनी खतरनाक लिखी है, वो कह रहा है मेथड चेंज हो गया। वो कह रहा है अब आपको एसएलएम से लगाना है डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो वो कह रहा है 27 करोड़ का डेप्रिसिएशन लगेगा, जो कि कम है 45 करोड़ से। अगर पुराना मेथड अपनाया जाता तो 45 करोड़ का डेप्रिसिएशन लगता, नए मेथड से कम लग रहा है क्योंकि ग्रॉस ब्लॉक का आप में इंक्रीमेंट हो गया है। ग्रॉस ब्लॉक इंक्रीज हो ना हो, आपने डायरेक्ट टैक्स पढ़ाओ ना पढ़ाओ, बस बात यह है कि 45 करोड़ पुराना मेथड, 27 करोड़ नया मेथड। यार मुझे एक बात बताओ, नए मेथड से डेप्रिसिएशन कम लग रहा है, एक एक्सपेंस आपकी बुक्स में रिड्यूस हो गया, तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। डिफरेंस उसने खुद ही दे दिया 18 करोड़। ये रहा 18 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो दूसरे पॉइंट में क्या इंक्रीमेंट हो रहा है? प्रॉफिट 18 करोड़ से 18 करोड़ से प्रॉफिट आपका बढ़ रहा है। तीसरे पॉइंट में देखते हैं वो क्या कह रहा है, नॉट टू प्रोवाइड फॉर आफ्टर सेल्स एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड। ओहो, ये पहले खर्चा करते थे, माल बेच के वारंटी देते थे कस्टमर को, अरे आफ्टर सेल एक्सपेंस टिल द लास्ट ईयर प्रोविजन एट 2% ऑन सेल्स यूज्ड टू बी मेड अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग ऑफ कॉस्ट अगेंस्ट रेवेन्यू एंड एक्चुअल एक्सपेंसेस यूज्ड टू बी चार्ज अगेंस्ट द प्रोविजन। पहले 2% सेल्स का लिया करते थे और उसको एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया करते थे आफ्टर सेल एक्सपेंस के तौर पे, अब नहीं करते। The board now decides to account for expenses as and when actually incurred. Sales during the year total 600 करोड़। ये कह रहे हैं अब नहीं बनाएंगे प्रोविजन। यार जब तुम प्रोविजन नहीं बनाओगे और उसके अगेंस्ट में एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करोगे तो तुम्हारा जो भी 2% था सेल का वो कम हो जाएगा एक्सपेंस, और प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो जाएगा। 600 करोड़ का 2% 12 नहीं 20% निकाल दिया आपने, 12 करोड़ आएगा। तो यहां पे तीसरे पॉइंट में 600 करोड़ का 2% होता है 12 करोड़। 12 करोड़ से प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि आप एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो। आखिरी पॉइंट देखते हैं, प्रोवाइड फॉर परमानेंट फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विच फॉल हैड टेकन प्लेस ओवर द पास्ट 5 years, द प्रोविजन बीइंग 10 करोड़।
अब आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में पिछले 5 साल में जो चेंज आया, 10 करोड़ से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को गिराना है, प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा यार। आप इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को डिक्रीज करोगे तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू पास होगा। तो हाँ, ठीक है ना। तो 10 करोड़ से आपका जो वो प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। आखिरी आंसर क्या है आपका, 10 करोड़ से प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। देखो हमने आंसर क्या क्या निकाला, 20 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, 18 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, 12 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ जाएगा और 10 करोड़ से प्रॉफिट कम हो जाएगा। ये आपके चेंज आ रहे हैं। क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, अरे देखो ना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। एज अ चीफ अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी यू आर आस्क्ड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर ड्राफ्ट द नोट्स टू अकाउंट्स। आपको क्या बनाने हैं, नोट्स टू अकाउंट्स फॉर इंक्लूजन इन द एनुअल रिपोर्ट फॉर 11/12। पहला, प्रॉफिट 20 करोड़ से इंक्रीज हो रहा है, हम निकाल चुके थे ऑलरेडी। दूसरा, कहां गया, 18 करोड़ से इंक्रीज, ये भी हम निकाल चुके थे। तीसरा, 12 करोड़ से इंक्रीज। चौथा, 10 करोड़ से रिड्यूस। बस यही था आपका आंसर। बताओ क्या था क्वेश्चन में। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, 6 नंबर का भी आ सकता है। तो क्या करना है उसमें, कुछ नहीं, लिखना ही तो है। तो ये था आपका AS1। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे आपका AS6। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, बाय बाय। ऑल राइट एवरीवन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 स्टार्ट करते हैं। AS6 डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग। डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग एक बहुत ही छोटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, यानी कि इसमें ज्यादा डिटेलिंग नहीं है। तो AS6 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है। डेप्रीसिएशन सिंपली मींस वियरिंग आउट, यानी कि उसको इस्तेमाल करना, कंजम्पशन उसको कंज्यूम करना, या फिर अदर लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ डेप्रीसिएबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम। वो कह रहा है कोई भी डेप्रीसिएबल एसेट जिस पर डेप्रीसिएशन लगता है उसको इस्तेमाल करना, वियरिंग आउट, या उसको कंज्यूम करना, या उसका कंजम्पशन, या उसकी वैल्यू में एक लॉस, उसकी वैल्यू में गिरावट, किसकी वजह से, अराइजिंग फ्रॉम यूज, पैसेज ऑफ टाइम, ऑब्सोलीसेंस। 3 कारणों से डेप्रीसिएशन लगता है, उसको इस्तेमाल करने से, टाइम पास होने से, और ऑब्सोलीसेंस जिसको बोलते हैं चेंज इन टेक्नोलॉजी। चेंज इन टेक्नोलॉजी या फिर मार्केट में कोई चेंज आने की वजह से डेप्रीसिएशन आपका अराइज होता है। अब पॉइंट ये है कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ये लगाया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में AS6 अप्लाई होता है। AS6 अप्लाई होता है इज टू ले डाउन द क्राइटेरिया रिलेटिंग टू वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज। पहला एस्पेक्ट, ascertaining द डेप्रिसिएबल अमाउंट, डेप्रिसिएशन अमाउंट। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट। तो पहला ऑब्जेक्टिव AS6 का क्या हुआ, आपको कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन का अमाउंट। बताओ कितना इजी था। हाँ, उसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है, उसकी एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। जिस एसेट पे डेप्रिसिएशन लग रहा है उसको आपको क्या कैलकुलेट करना है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ या फिर एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। उसकी स्क्रैप वैल्यू या फिर रेजिडुअल वैल्यू, डेप्रिसिएशन का मेथड, और उसके डेप्रिसिएबल अमाउंट में रिवीजन। तो टोटल 5 चीजें आपको निकालनी है, किससे, इस AS से। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट। दूसरा, उसकी लाइफ। तीसरा, स्क्रैप वैल्यू। चौथा, डेप्रिसिएशन का मेथड। पांचवा, उसकी वैल्यू में कोई रिवीजन यानी कि चेंज या फिर रिवैल्यूएशन। जैसे कि अगर यूजफुल लाइफ चेंज हो जाए तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज हो जाए तो क्या होगा, आर टू बी डेल्ट विद। तो AS6 के ये 5 टोटल ऑब्जेक्टिव्स हैं। आगे पॉइंट ये आता है कि आपने जो भी टर्म्स अभी तक ऊपर पढ़ी इनके अंदर आपने पहली टर्म देखी थी डेप्रिसिएबल एसेट। अब ये डेप्रिसिएबल एसेट होती क्या है, वो एसेट जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाए। सिंपल लैंग्वेज में डेप्रिसिएबल एसेट्स मींस व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि जो एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा इस्तेमाल होगी, दैट विल बी कॉल्ड डेप्रिसिएबल एसेट। हैव अ लिमिटेड यूजफुल लाइफ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल इंफिनिटी तक यूज करते जाओ, अनलिमिटेड पीरियड के लिए अनगिनत तारों की तरह, ऐसा नहीं होता। उसकी कुछ तो सर्टेन लाइफ होगी ना, 5 साल, 10 साल, 7 साल, 9 साल, 12 साल। ऐसी कौन सी एसेट होती है जिसकी लाइफ 50 साल होती है, कोई भी नहीं होती। आर हेल्ड
फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि वो जो एसेट आपकी है, जो भी आपने फिक्स्ड एसेट खरीदी है या फिर प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट खरीदा है, वो किस में इस्तेमाल हो रहा है? प्रोडक्शन में। सर प्रोडक्शन ना हो रहा हो तो प्रोवाइडिंग में। इसका मतलब एक फिक्स्ड एसेट आपके सामने है, स्मार्ट बोर्ड। ये क्या है? मैं इससे माल बना के बेच रहा हूं क्या? नहीं, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। तो ये कैसी एसेट है? डेप्रिशिएबल एसेट। क्यों है? 1 साल से ज्यादा इस्तेमाल होगी। सर खराब हो गई तो ओहो, बात ही समझते ना, भावनाओं को समझो। आर हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब यार बात को समझो, अगर मैं स्मार्ट बोर्ड की दुकान लगा दूं, स्मार्ट बोर्ड्स रख दूं 500 स्मार्ट बोर्ड, उसको सेल करूं, मेरे लिए तो वो गुड्स हो गया ना, मेरा तो रोज का काम है बेचना। तो वो डेप्रिशिएबल एसेट कैसे हो गया? 1 साल से ज्यादा तो नहीं टिक रहा मेरे पास। सर टिक गया तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा ना, फिर ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो ऐसी एसेट जो आप 1 साल से ज्यादा अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हो, दैट विल बी कॉल्ड डेप्रिशिएबल एसेट। और उसका यूज किस लिए कर रहे हो? या तो गुड्स के प्रोडक्शन के लिए या फिर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। उसको बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में डेप्रिशिएबल एसेट। ओके, आगे चलते। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किन आइटम्स पे एप्लीकेबल नहीं है? नहीं है। इट मींस AS6 is applicable to all depreciable assets, all except किसको छोड़ के? फॉरेस्ट प्लांटेशंस। जो आपके जंगल और आपके प्लांटेशन पेड़ पौधे होते हैं उन पे डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होता, मतलब वो डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होती, उस पे AS6 अप्लाई होता ही नहीं है। वेस्टिंग एसेट्स, मिनरल्स एंड नेचुरल गैस, वो एसेट्स जो वेस्ट हो जाती है नेचुरली, उन पे भी AS6 अप्लाई नहीं होता। इसके अलावा एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यार आप बात को समझो, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कोई पैसा खर्चते हो, हजारों करोड़ों रुपया, क्या उससे कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है? जब इस एक्सपेंडिचर से कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे, सिर्फ एक प्रोडक्ट इजाद किया जा रहा है जो कि कभी पता नहीं कब बनेगा और बिकेगा, तो ऐसे में AS6 कैसे अप्लाई हो जाएगा? ऊपर वाली कंडीशन ही फेल हो गई। ऊपर जो आपने एसेट खरीदी है उससे आप क्या कर रहे हो? गुड्स का प्रोडक्शन या फिर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे एक्सपेंडिचर आपने किया, उसका तो कोई काम ही नहीं है ना प्रोडक्शन में या सर्विस देने में, तो AS6 कैसे अप्लाई हो सकता है? नहीं होगा। गुडविल, गुडविल के ऊपर सर AS क्यों नहीं अप्लाई होता? ये तो फिक्स्ड एसेट है, मैं मानता हूं, लेकिन इस पे AS26 अप्लाई होता है। सर AS26, हाँ, इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स का अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो AS26 इसके ऊपर अप्लाई होता है। सर सिलेबस में है क्या? नहीं, आपके सिलेबस से आउट। आगे, लाइफ स्टॉक, कैटल, एनिमल हस्बेंड्री। सर कैटल क्या होती है? केतली? नहीं, ये वो वाली कैटल नहीं है। इसको शॉर्ट लैंग्वेज में आप काउ लिख सकते हो, लेकिन ये काउ नहीं होती। कैटल बीफ यानी कि मीट के प्रोडक्शन में होने वाला एक एनिमल है, उसको बोलते हैं कैटल। ठीक है, वो कैटेगरी काउ की होती है, बट वो काउ नहीं होती, ये बाहर पाई जाती है। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री दोस्तों, ये जो हस्बैंड शब्द है कहां से आया? हस्बैंड जो वर्ड है, हाँ सर हस्बैंड मतलब तो वो होता है ना पतिदेव, पतिदेव नहीं है, बात को समझो। हस्बैंड वर्ड जो आया 14th सेंचुरी से आया है। 14th सेंचुरी में हस्बैंड वर्ड का मतलब होता था फार्म या फिर एक घर की रक्षा करने वाला। ठीक है, अब वहां से क्या हुआ, क्योंकि घर की रक्षा मेनली आदमी लोग करते थे और जिन औरतों के साथ वो रहते थे उनको हस्बैंड बोले जाना लगा, तो वहां से शब्द आया हस्बैंड। तो जो एनिमल्स की रखवाली करते हैं, गाय, बकरी, भेड़, इन सब के रखवाली करने वालों को, यानी कि इसका जो काम है वो एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। यहां से ये शब्द आया हस्बेंड्री। सर लेकिन हमें तो हस्बैंड पतिदेव ही पता है, तो पतिदेव भी वहीं से आया भाई साहब, रखवाल करने वाला। ठीक है, वो अलग बात है, आज हम उसका कुछ और इस्तेमाल करते हैं शादी करने के लिए। आगे, मजाक से परे। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है? द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एज अंडर। देखो, सबसे पहले आपको क्या चाहिए? 3 चीजें। डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू निकलती है,
मैं लिख देता हूं फॉर्मूला, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ओ यहां लिखा हुआ है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। सर इसका मतलब इस सिंपल लैंग्वेज में जितनी भी आपकी एसेट की कॉस्ट है माइनस जितने में वो बिक सकती है, क्योंकि जो सेल वैल्यू होती है एसेट की वो डेप्रिसिएबल हो ही नहीं सकती भाई। जो वैल्यू आपको बेच के मिल रही है वापस वो डेप्रिसिएशन थोड़ी है, वो तो इनकम हो गई, ठीक है, कैपिटल इनकम। तो पॉइंट इज जो वैल्यू आपको नहीं मिलेगी वही डेप्रिसिएबल वैल्यू होती है। एक बार जो पैसा खर्च हो गया और उसके बाद वो वापस नहीं आएगा, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएबल वैल्यू। तो जो वापस आएगा वो माइनस कर दो, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, डेप्रिसिएबल वैल्यू आ गई। डेप्रिसिएबल वैल्यू को डिवाइड करेंगे एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ से, निकल के आएगा पर ईयर का डेप्रिसिएशन। इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट या फिर अदर अमाउंट इन प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट लाइक रीवैल्यूड अमाउंट भी कहते हैं। रीवैल्यूड अमाउंट क्यों यूज किया गया है? क्योंकि एसेट्स का रिवैल्यूएशन होता है टाइम टू टाइम, ठीक है, कुछ सिनेरियो में। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ और डेप्रिसिएबल एसेट और एस्टिमेटेड रेजिडुअल या फिर स्क्रैप वैल्यू, ये तीनों आइटम आपको चाहिए डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालने के लिए। फॉर्मूला कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ये था आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। सर आगे चलो, चल रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया, एक मिनट पाइप बिल्लू। कॉस्ट ऑफ एसेट, एसेट की कॉस्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? पहला, कॉस्ट स्पेंट इन एक्विजिशन इंस्टॉलेशन। एक्विजिशन का मतलब होता है बाइंग कॉस्ट, बाइंग यानी कि परचेज कॉस्ट, ठीक है। और इंस्टॉलेशन का मतलब इंस्टॉल कराना, यानी कि ऐसी मशीनरी, ऐसी फिक्स्ड एसेट्स जो इंस्टॉल कराए बिना चल नहीं सकती, उसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो बाइंग कॉस्ट के अंदर ये इंस्टॉलेशन चार्ज ऐड हो जाता है। तो पहले तो उसकी कॉस्ट जितने में वो खरीदी। एंड कमीशनिंग, सर कमीशनिंग का मतलब, अरे आपने परचेज करने के लिए कमीशन दिया ना ब्रोकर को, दलाल को। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब, मान लो आपने एक बिल्डिंग बनवाई, उसमें मान लो 6 फ्लोर थे, ठीक है, ऊपर छत थी। अब क्या हुआ, आपके कमरे कम पड़ गए एम्प्लॉइज के लिए, आपने 2 कमरे और बनवा दिए, ये क्या है, और ऊपर एक और छत बनवा दी। अब यहां से आपने क्या कर दिया, इसको एक्सटेंड। बिल्डिंग को एक्सटेंड करने का मतलब आपने एक और कैपिटल एक्सपेंडिचर उसमें ऐड कर दिया है। अब क्या होगा, उससे आपकी एसेट की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो जब ऐसा कोई एक्सपेंडिचर आप करो जिससे आपके एसेट में एक्सटेंशन हो, सर आपने सही एग्जांपल दिया एकदम, ओहो कुछ भी ले लो ना, कुछ भी लो, लेकिन एसेट एक्सटेंड होनी चाहिए। सर ना हुई तो फिर बताओ कैसे बात कर रहे हो। एसेट एक्सटेंड हो रही है और उससे उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, तो ये एक्सटेंशन की कॉस्ट आपकी कॉस्ट को बढ़ा देगी एसेट की। और इंप्रूवमेंट, या आपने बिल्डिंग में कोई इंप्रूवमेंट कराया, वायरिंग चेंज कराई, ठीक है, सारे नेटवर्क्स बदलवा दिए, 4G की जगह 5G करा दी, कुछ भी इंप्रूवमेंट कराया जिससे उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, और जो कैपिटल नेचर की है उससे कॉस्ट ऑफ एसेट इंक्रीज हो जाएगी और वो कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड हो जाएगी टू द डेप्रिसिएबल एसेट्स। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट। अच्छा, ये जो कॉस्ट ऑफ एसेट है इसका रिवैल्यूएशन होता है। कई बार मैंने आपको बताया था एसेट का रिवैल्यूएशन होता है, तो एसेट का रिवैल्यूएशन किन केसेस में होगा आगे देखेंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट में बी रिवैल्यूड ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। हिस्टोरिकल कॉस्ट जो होती है इनका रिवैल्यूएशन कब होता है, इन फैक्टर्स की वजह से। किन फैक्टर्स की वजह से? पहला, इंक्रीज और डिक्रीज इन द लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ फ्लक्चुएशन। सर फ्लक्चुएशन का मतलब, ओहो आपने मान लो 80 रुपए के डॉलर हिसाब, 80 रुपए डॉलर के हिसाब से, $80 लिख दिया मैंने गलती से, सॉरी। मान लो आपने जब एसेट खरीदी थी तो $1 80 रुपए का था, ठीक है, $1 80 रुपए का था।
अब क्या है कि उसकी लायबिलिटी 3 साल की है, तो यार 3 साल में तो डॉलर में फ्लक्चुएशन आएगा ही ना। अब आप हर साल के एंड में पेमेंट कर रहे हो, तो जब जब आप पेमेंट करोगे एसेट की वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी। क्यों? क्योंकि आपकी लायबिलिटी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। तो इंक्रीज और डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ फ्लक्चुएशन, डॉलर के रेट में फ्लक्चुएशन होने की वजह से, जरूरी नहीं है डॉलर हो, मतलब कोई भी फॉरेन करेंसी हो सकती है जिसमें आपको पेमेंट करनी है इंपोर्ट कराई हुई मशीन की, तो उसमें जो फ्लक्चुएशन होगी तो एसेट की जो कॉस्ट है वो भी उसके हिसाब से बदल जाएगी, इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी। प्राइस एडजस्टमेंट्स, प्राइस में चेंज आने की वजह से भी आपकी एसेट की कॉस्ट बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। चेंजेस इन ड्यूटीज, ड्यूटीज का मतलब जो ड्यूटी जैसे कि कस्टम ड्यूटी, ठीक है, जो भी एसेट के ऊपर लगाई जाती है उसमें चेंज आने की वजह से भी आपकी एसेट की वैल्यू चेंज हो सकती है, रिवैल्यूएशन होगा। आगे रिवैल्यूएशन ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स और अदर सिमिलर रीजंस, यानी कि और भी इसके जैसे कारणों की वजह से रिवैल्यूएशन होता है आपकी एसेट्स का। अब पॉइंट ये है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट क्या होती है। ऊपर हमने पढ़ा था ना, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, तो उन तीनों एलिमेंट्स का मतलब तो पता होना चाहिए। तो कॉस्ट का मतलब हमने देख लिया, एक्विजिशन की कॉस्ट या फिर एक्सटेंशन की कॉस्ट या फिर कोई भी इंप्रूवमेंट की कॉस्ट, सारी उसमें ऐड होती है। अब पॉइंट ये है ये एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ क्या होता है। यूजफुल लाइफ का मतलब जितने टाइम तक वो एसेट को आप चलने के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो, दैट एक्सपेक्टेड वैल्यू इज कॉल्ड एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। हो सर क्या मतलब? यूजफुल लाइफ इज द पीरियड ओवर विच अ डेप्रिसिएबल एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड बाय द एंटरप्राइज, यानी कि ऐसा पीरियड जितने पीरियड तक वो एसेट चलने लायक रहेगी या फिर आप जितना उसको चलने के लिए एक्सपेक्ट करते हो उसी लाइफ को बोला जाएगा एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। बताओ कितना आसान था। हाँ आगे रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू आ गया भाई। मैंने आपको बताया था कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। कॉस्ट हो गया, हाँ सर हो गया, लाइफ हो गया, स्क्रैप वैल्यू बचा है। स्क्रैप वैल्यू देखते हैं क्या होता है। इट इज एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। सिंपल लैंग्वेज में जब किसी एसेट की लाइफ खत्म होगी उसके लाइफ के एंड में, तो एंड में जो वैल्यू होगी लाइफ के एंड में उस एसेट की, दैट इज कॉल्ड एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। अब पॉइंट ये है डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या होता है। डेप्रिसिएबल अमाउंट का मतलब स्क्रैप वैल्यू हटाने के बाद कॉस्ट में से अगर आप स्क्रैप वैल्यू हटा दो, बिल्कुल माइनस कर दो, तो जो अमाउंट बचता है दैट्स कॉल्ड डेप्रिसिएबल अमाउंट, यानी कि वो पूरा अमाउंट डेप्रिसिएट होके जीरो हो जाएगा। मींस हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, जो भी उसकी कॉस्ट है माइनस उसकी स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, डेप्रिसिएबल अमाउंट। अब आते हैं मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन पे। पहला एसएलएम, दूसरा डब्ल्यूडीवी। तो एएस 6 में दो कवर है, एसएलएम, डब्ल्यूडीवी। सर मेथड कौन सा सिलेक्ट किया जाए, वही अगला बता रहा हूं पॉइंट। सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मेथड, कैसे सिलेक्ट होगा डेप्रिसिएशन का मेथड, कौन सा मेथड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो पहला, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एसेट। पहले तो भाई साहब ये देखो एसेट की टाइप क्या है, वो बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कचरा है, पंखा है, क्या है। उसके बाद नेचर ऑफ द यूज ऑफ द एसेट। अब भले ही बिल्डिंग है, आप उसका कर क्या रहे हो, वो बिल्डिंग ऑफिस के लिए काम आ रही है, फैक्ट्री है उसके अंदर, या क्या है, नेचर बताओ ना उसका, यानी कि उसका यूज क्या है, उसके हिसाब से, नेचर के हिसाब से। सर्कमस्टेंसेस प्रिवेलिंग इन द बिजनेस, उस एसेट को आप जो बनाने में या जो सर्विस प्रोवाइड करने में इस्तेमाल कर रहे हो, मार्केट में उस बिजनेस का क्या चल रहा है। सर्कमस्टेंसेस प्रिवेलिंग इन द बिजनेस, परिस्थितियां कैसी हैं बिजनेस की, उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड चूज करोगे। तो दोस्तों आपको तीन बातों का ध्यान रखना है, एक तो टाइप ऑफ एसेट, उसका यूज, और बिजनेस की परिस्थितियां, बिजनेस की सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, ये था आपका सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अब आते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। एक बार
जो आपने डेप्रिसिएशन का मेथड चूज कर लिया, उसके बाद आप बदल नहीं सकते। सर बदल दिया तो क्या होगा? ओहो, चलो बाद में देखेंगे क्या होगा। मैं बता देता हूं क्या होगा आपको ना, क्योंकि आप अकाउंटिंग मेथड चेंज कर रहे हो। पिछले अकाउंटिंग अभी जो आपने AS1 पढ़ा, अभी अभी AS1 पढ़ा होगा ना, तो AS1 के अंदर मैंने आपको बताया था अगर कोई भी अकाउंटिंग मेथड आप चेंज करते हो तो वो आप तभी चेंज कर सकते हो या तो वो स्टैट्यूट की रिक्वायरमेंट है या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, या फिर उस को चेंज करने से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो प्रेजेंटेशन है वो बेटर हो सकता है। बस इतना ही है। ऐसे ही डेप्रिसिएशन पे सेम चीज अप्लाई होगी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, सिलेक्टेड डेप्रिसिएशन मेथड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली फ्रॉम स्टैट्यूट। वो कह रहा है एक बार आपने मेथड चूज कर लिया, उसको आपको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है टाइम टू टाइम। चेंज ऑफ मेथड, मैंने क्या बताया अभी, मेथड कैसे चेंज हो सकता है। पहला, डेप्रिसिएशन मेथड इज चेंज्ड फॉर कंप्लायंस ऑफ स्टैट्यूट, यानी कि जो आपके लॉ की रिक्वायरमेंट है, कानून की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, उसको कंप्लाई करने के लिए आप मेथड चेंज कर रहे हो। दूसरा, फॉर कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट है कि आपको मेथड चेंज करना पड़ेगा। एएस ने कह दिया तो कह दिया, बात खत्म। फॉर मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रेजेंटेशन और बेटर हो जाएगा। तो बस यही था आपका चेंज ऑफ मेथड। नोट, ओह नोट, 500 का नोट मिल गया भाई, 500 का नहीं, ऐसे मजाक कर रहा था। हाँ, नोट में लिखा है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन शुड बी चेंज्ड विद द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, दैट इज द डेट व्हेन द एसेट वाज पुट टू यूज। इसका मतलब अगर 2 साल बीत गए, सर आपने तो 5 साल बिता दिए, सुन नहीं रहे ना बात को, ये 2 साल बीत गए, देखो एएस को काट मारा मैंने, मान लो 2 साल बीत गए। अब 2 साल बाद स्टैट्यूट यानी कि लॉ या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है मेथड चेंज, तो चेंज। यहां पे आपने मेथड चेंज कर दिया, लेकिन चेंज ऐसे नहीं होगा। चेंज करने के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा टाइम मशीन में बैठ के, हैं? हाँ, आप पीछे जाओ टाइम मशीन में बैठ के, पीछे जाके चेक करो। मान लो उदाहरण लेता हूं छोटा सा, पुराना जो मेथड था वो WDV था, ठीक है, 10% से। अब जो नया मेथड आप अप्लाई कर रहे हो वो SLM है 8% से। तो पहले तो पुराने मेथड से जिस डेट को आप चेंज कर रहे हो, कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। कौन सा लू? पीला, पीला, हाँ जो भी है। मान लो आप यहां चेंज कर रहे हो मेथड, पिछले 2 साल जो बीत चुके हैं उसको ओल्ड मेथड से डेप्रिसिएशन लगाओ, मतलब कैलकुलेट करो, फिर न्यू मेथड से कैलकुलेट करो। सर क्या फायदा, मजाक चल रहा है? ओल्ड न्यू, हाँ हाँ, दोनों मेथड से कैलकुलेट करो, ओल्ड से भी न्यू से भी। अब दोनों का डिफरेंस निकालो, चेक करो ओल्ड मेथड से कितना डेप्रिसिएशन आया था और चेक करो न्यू मेथड से कितना डेप्रिसिएशन आ रहा है चेंज करने की डेट तक, जिस डेट को डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज हो रहा है। उदाहरण के तौर पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो पुराने रेट से और पुराने मेथड से आपका डेप्रिसिएशन आ रहा है 2,20,000, ठीक है, जो आप अभी तक लगा चुके हो क्योंकि पुराना मेथड था। लेकिन नए मेथड से जब आपने कैलकुलेट किया तो आपका डेप्रिसिएशन आ रहा है 2,40,000। इसका मतलब यह है कि अगर नया मेथड पिछले 2 साल से लगाया जाता तो 2,40,000 का डेप्रिसिएशन लगता, लेकिन क्योंकि पुराना मेथड लगा हुआ था तो आपने अभी तक कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया है? 220। तो पॉइंट ये कहता है AS6 कि जब डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज होगा तो वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होगा। रेट्रोस्पेक्टिव मींस फ्रॉम द डेट एसेट वाज पुट टू यूज, 2 साल पहले एसेट खरीदी थी, उसको काम पे लगा दिया था, यानी कि उस पे डेप्रिसिएशन लगना स्टार्ट हो गया था, एसेट वाज यूजेबल फ्रॉम दैट डेट, तो उसी डेट से चेंज आएगा। कर दो चेंज। अब यहां पे नए मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन ज्यादा लगना चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, 220 का तो आप लगा ही चुके हो, यहां तक 20 का और लगा दो। ये जो 20,000 है
एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, एक्सेस मतलब आपका डेफिसिट अमाउंट, ये P&L में डेबिट हो जाएगा, क्योंकि जब आप डेप्रिसिएशन लगाते हो तो P&L डेबिट होता है, डेप्रिसिएशन जाता है ना उसके अंदर। तो इसी सिचुएशन में 20,000 का डेप्रिसिएशन आपको और लगाना है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट चेंज की वजह से। सर अगर ये कम पड़ता तो P&L में क्रेडिट कर देते, पुराने मेथड से 220, नए मेथड से 210, तो 10,000 का डेप्रिसिएशन राइट बैक होता, राइट ऑफ नहीं, राइट बैक, वापस उसको P&L में क्रेडिट कर देते, यानी कि प्रॉफिट इंक्रीज कर देते, क्योंकि डेप्रिसिएशन नए मेथड से कम आ रहा है, फायदा हो रहा है। ठीक है, ये था आपका रेट्रोस्पेक्टिव चेंज। अब आते हैं दोस्तों, हाँ ये हो गया प्रोसीजर ऑफ चेंज इन मेथड। एक राज की बात बताऊं, राज की बात, मैं आपको प्रोसीजर पहले ही बता चुका हूं, अब मैं क्या बताऊं दोबारा, देख लो। पहले तो न्यू मेथड से अप्लाई करो, चल नहीं रहा पेन, बताओ, मजाक चल रहा है। प्रोसीजर चेंज करने का पहले तो न्यू मेथड से डेप्रिसिएशन लगाओ, लगा दिया, हाँ लगा दिया, कितना लगाया, 240, ठीक है। अब टेक द डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर टू मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। ओहो, इसने लल्लू लाल ने ये नहीं लिखा कि पुराने से भी निकालना है, अरे पुराने से भी तो निकाल भाई, ओल्ड से भी निकाल। चलो ओल्ड से निकाल लिया 220, अब वो कह रहा है दोनों का डिफरेंस निकालो, निकाल लिया डिफरेंस। सच डिफरेंस में बी सरप्लस और डेफिशिएंसी। इफ सरप्लस, वो कह रहा है सरप्लस का मतलब फायदा, फायदा तो है नहीं, नुकसान है, क्योंकि नए मेथड से डेप्रिसिएशन ज्यादा है, नए मेथड से डेप्रिसिएशन ज्यादा है, नुकसान है ना, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी है तो क्या करना है, चार्ज्ड, चार्ज्ड टू P&L, यानी कि P&L में चार्ज कर दो, डेबिट कर दो। और अगर सरप्लस है, मान लो नए मेथड से 210 का डेप्रिसिएशन है, 2,10,000, तो उस केस में 10,000 रुपए P&L में क्रेडिट हो जाएंगे। हो गया, आगे ये था आपका चेंज इन मेथड। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन व्हेन द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट हैज चेंज्ड। वो कह रहा है पहले एसेट की लाइफ 5 साल थी, 2 साल चेंज करने के बाद, मतलब 2 साल इस्तेमाल करने के बाद उसकी लाइफ चेंज हुई और वो 4 साल हो गई। हाँ, ये क्या बात हुई, यही बात हुई, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ चेंज हो गई। सर ऐसे कैसे चेंज होगी, हो गई ना, मैं क्या करूं, अब हो जाती। आप जब एसेट्स का रिवैल्यूएशन कराते हो तो जो प्रोफेशनल वैल्यूअर्स होते हैं, वैल्यूअर, वो बता देते हैं, यानी कि जो इंजीनियर्स या फिर वैल्यूअर, वो बता देते हैं कि आपकी जो एसेट है इतने टाइम तक रन करेगी, एस्टिमेटेड 4 साल और चल जाएगी, ठीक है। तो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ चेंज हो सकती है। उस केस में आपको क्या करना है, एसेटेन द रिवाइज रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। मतलब 2 साल बीत गए, 3 साल बचे थे, लेकिन जब आपने एसेट की रिवैल्यूएशन कराया तो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी निकल के आई, 4 साल, 2 पहले चल चुकी है, 4 और चलेगी, तो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी हो गई, 6 साल, नई लाइफ 6 साल हो गई। आगे एसेटेन द आउटस्टैंडिंग डेप्रिसिएबल अमाउंट। फॉर एग्जांपल 10 लाख की मशीन थी, ठीक है, अब उस पे आप 2 लाख का डेप्रिसिएशन लगा रहे थे हर साल, 2 लाख डेप्रिसिएशन लगा चुके हो, मुझे बताओ उसकी वैल्यू कितनी बची। इसकी जो क्लोजिंग वैल्यू बची एसेट की वो 6 लाख है, जो इसकी बुक वैल्यू है 2 लाख का डेप्रिसिएशन आप लगा चुके हो 10 लाख की मशीन पे, तो 4 लाख उसकी वैल्यू बची। आपकी जो नई एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है बची हुई रिमेनिंग, वो कितनी है, 4 साल। कैलकुलेट द रिवाइज्ड डेप्रिसिएबल अमाउंट बाय डिवाइडिंग रिवाइज रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। तो अब आपको जो रिमेनिंग डेप्रिसिएशन निकालना है, अब वो 2 लाख नहीं निकलेगा, अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू बची कितनी है, 6 लाख, और कितने साल चलेगी, डिवाइड बाय 4, 1.5 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लगेगा हर साल दूसरे साल के बाद से। सिंपल, ये था आपका कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन व्हेन द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट हैज चेंज्ड। ओके, अब आते हैं अगले टॉपिक पे, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन व्हेन द एसेट हैज बीन रिवैल्यूड। वो कह रहा है एसेट का रिवैल्यूएशन हो गया, एसेट का रिवैल्यूएशन हो गया, तो लो कर दो रिवैल्यूएशन, एसेट इन द रिवैल्यूड अमाउंट और रेजिडुअल यूजफुल लाइफ
कैलकुलेट द रिवाइज डेप्रिसिएशन बाय अप्लाइंग द रिलेवेंट मेथड। सिंपल है, इसमें आपको क्या करना है, जब एसेट का रिवैल्यूएशन होता है उसके बाद उसकी ना बची हुई लाइफ निकाल लो, रेजिडुअल यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, और जो भी रेलिवेंट मेथड है यानी कि एसएलएम और डब्ल्यूडीवी उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन निकाल दो। रिवैल्यूएशन के केस में अगर प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, देखो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मैं आपको बता चुका हूं, जो पीछे से चेंज लाना है, ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। डेप्रिसिएशन हैज टू बी अप्लाइड प्रोस्पेक्टिवली, तो उस केस में कुछ नहीं करते, जो नया मेथड है वही अप्लाई कर देते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे 10 लाख की एसेट थी, डिवाइड बाय 5 साल, 2 लाख का डेप्रिसिएशन आ रहा था हर साल, 2 लाख लगा दिया आपने। अब यहां पे इसकी वैल्यू कितनी बची है, 6 लाख। मान लो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एसेट का रिवैल्यूएशन हो गया, एसेट का रिवैल्यूएशन, अब एसेट जो बची है वो रिवैल्यू करके मान लो उसकी वैल्यू आ रही है 5 लाख या 4.5 लाख कर दो, 4.5 लाख। मुझे बताओ उसकी लाइफ कितनी बची है, 3 साल। अब क्योंकि एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन था, एसएलएम का फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट डिवाइड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, स्क्रैप वैल्यूज में है नहीं, तो यहां पे इसकी वैल्यू कितनी बची है, 4.5 लाख डिवाइड बाय 3 इयर्स। अब हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 1.5 लाख, 1.5 लाख। बताओ, इजी पीजी। आगे, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन और एक्सटेंशन टू एन एसेट। ओहो, एसेट में आपने बढ़ोतरी कर दी, बताया था ना, बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बना दी, तो यहां पे इफ इट इज एन इंटीग्रल पार्ट, अगर वो एसेट का इंटीग्रल पार्ट है यानी कि वो एसेट के ऊपर ही एसेट जोड़ रहे हो, तो डेप्रिशिएटेड ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द एग्जिस्टिंग एसेट। फिर कुछ नहीं होगा, जो उसकी वैल्यू थी वही, मतलब वैल्यू तो बढ़ जाएगी लेकिन उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ चेंज नहीं होगी क्योंकि वो पहले से ही थी उतनी। बट इफ इट इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट, डेप्रिशिएटेड ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एडिशन एसेट। मतलब बिल्डिंग के केस में जो ये वाला पार्ट है इसकी लाइफ तो चेंज नहीं हो सकती ना, तो ये इंटीग्रल पार्ट हो गया। लेकिन अगर आपने इसके बगल में एक और बिल्डिंग बना दी और उससे जोड़ दिया तो क्या होगा, तो यार ये तो पुरानी है, इससे इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो ये तो न्यू बिल्डिंग है या फिर न्यू एसेट है जो कि उसमें एक्सटेंड हो गई है एरिया वाइज। तो आपको नई एसेट का एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ निकालना है, उसके हिसाब से उस एडिशन पे डेप्रिसिएशन लगेगा, जो एडिशन आपने किया एसेट का, ठीक है, अलग से लगेगा। डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है, आपको कौन कौन सी चीजें डिस्क्लोज करनी है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। पहला उसकी कॉस्ट, दूसरा उसका डेप्रिसिएशन, तीसरा उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, चौथा उसका मेथड, और कुछ नहीं, 4 ही है। तो ये था आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट, रिवाइज कॉस्ट हर क्लास ऑफ एसेट का, दूसरा टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड ऑफ ईच क्लास ऑफ एसेट्स, उसके बाद रिलेटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इकट्ठा किया गया डेप्रिसिएशन आज तक का जब से वाई है एसेट, और डेप्रिसिएशन का मेथड। तो ये था आपका AS6। मैं बता रहा हूं हर चैप्टर को कम से कम 2 बार देखो, अगर आपने पहले से चैप्टर पढ़ रखा है तो, नहीं पढ़ा 4 बार देखो कम से कम, ठीक है। AS6 के बाद अब हम करने जा रहे हैं अगला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच इज AS7, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको क्या पढ़ना है मैं आपको बता देता हूं। पहला, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, दूसरा, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या शामिल किया जाता है, क्या क्या उसके अंदर होता है और क्या क्या नहीं होता, तीसरा, आपको इसमें डिस्क्लोजर क्या क्या करना है, क्या क्या दिखाना है, चौथा, कंस्ट्रक्शन का रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, कंस्ट्रक्शन का एक्सपेंस कैसे इनकर होगा, कंस्ट्रक्शन प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, उसके कितने मेथड्स हैं, कौन सा मेथड एप्लीकेबल नहीं है, वो सारी बातें इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के अंदर आपको पढ़नी है। पहला, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है।
कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब अ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड, यानी कि समझौता किस लिए किया है आपने, स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ। देखो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आपने स्पेसिफिकली नेगोशिएट किया है, किसके लिए, सिंगल एसेट के लिए या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स के लिए, या तो सिंगल एसेट या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स। सर सिंगल एसेट मतलब उसकी शादी नहीं हुई, ओहो। सिंगल एसेट का मतलब बिल्डिंग, डैम, फ्लाईओवर, अंडरपास, शिप, टनल एटसेट्रा। कंस्ट्रक्शन किस चीज की होती है, पेन पेंसिल की, प्रोडक्शन होता है। कंस्ट्रक्शन बड़ी एसेट की होती है, बिल्डिंग, डैम, फ्लाईओवर, अंडरपास, शिप, टनल एटसेट्रा। कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स का मतलब जो या तो आपस में इंटर रिलेटेड हो या फिर एक दूसरे पे डिपेंड हो, इंटरडिपेंडेंट, that are closely interrelated or interdependent in terms of their design, technology, function या फिर their ultimate purpose यानी कि use। जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रिफाइनरीज। फर्दर AS7 इसके अंदर और क्या क्या लिया जाता है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विद इन द एम्बिट ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। सर एम्बिट का मतलब क्या होता है, स्कोप। एम्बिट मींस स्कोप। तो क्या क्या शामिल है इसके अंदर, पहला कॉन्ट्रैक्ट फॉर द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट। ऊपर आपने क्या पढ़ा, वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कंस्ट्रक्शन शामिल है, सिंगल एसेट की या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स की। सर अगर कंस्ट्रक्शन ना हो तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सर्विस होनी चाहिए, जैसे कि जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड हो कंस्ट्रक्शन से। एग्जाम्पल दोज फॉर द सर्विसेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर्स, जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट पे आपने देखा होगा प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, आर्किटेक्ट्स होते हैं, उनके बिना बनवा लो बिल्डिंग, डैम, नहीं बनता। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिस्ट्रक्शन और रेस्टोरेशन ऑफ एसेट्स। डिस्ट्रक्शन तबाही, बिल्डिंग गिराना। रेस्टोरेशन ऑफ एसेट्स यानी कि एसेट को वापस रिस्टोर करना, कैसे होगी रिस्टोर। एंड द रेस्टोरेशन ऑफ द एनवायरमेंट फॉलोइंग द डेमोलिशन ऑफ एसेट्स। पुरानी बिल्डिंग गिरानी है, क्यों, वहां पे पेड़ उगे, जंगल है, गिरा दो, डेमोलिशन। तो आप क्या कर रहे हो, एनवायरमेंट को रिस्टोर कर रहे हो, रेस्टोरेशन ऑफ एसेट्स। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिक्स, एक कॉस्ट प्लस। फिक्स का मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फिक्स हो गया, कॉन्ट्रैक्टर ने और कॉन्ट्रैक्टी के साथ जो एग्रीमेंट किया उसमें कॉन्ट्रैक्टर को जो प्राइस मिलेगा फिक्स होगा, इतना ही मिलेगा। तो 2 करोड़ में ही ये बनाना है पुल। लेकिन आपने देखा होगा अगर पुल बनने में 5 साल लग रहे हैं और वो 20 करोड़, 25 करोड़, 50, 100 करोड़ का पुल है, तो 100 करोड़ नहीं रहेंगे, या तो कम हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली केस में बढ़ते ही है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन इंपैक्ट। तो पॉइंट इज, अगर फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो नॉर्मली शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा, नॉर्मली शॉर्ट टर्म का होगा। जैसे कि इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर एग्रीज फॉर फिक्स्ड प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और फिक्स रेट पर यूनिट। जितना माल बनाएगा पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट ले जाएगा। उसके बाद आता है आपका कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कॉन्ट्रैक्टर इज रीइंबर्स्ड द कॉस्ट डिफाइंड प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ फी और प्रॉफिट। वो कह रहा है जितना कॉन्ट्रैक्टर की कॉस्ट आएगी उसको तो वो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, प्लस एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जैसे कि 20%, ठीक है, उसकी फीस या फिर प्रॉफिट की उसको मिल जाएगी कॉस्ट के ऊपर। ऑब्जेक्टिव, तो अब देखते हैं इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या ऑब्जेक्टिव है। पहला, इसकी अकाउंटिंग करना, जिसके 2 तरीके होते हैं। हालांकि जो रिवाइज स्टैंडर्ड कहता है उसमें एक तरीका गायब है, यानी कि अप्लाई नहीं होता। तो सर आपने ये तो बहुत शॉर्ट में बता दिया। अरे सुन तो लो, बता रहा हूं डिटेल में, पहले तो पूरा सुना करो। स्कोप किस चीज में है इसका ऑब्जेक्टिव, पहला अकाउंटिंग करने में। अकाउंटिंग 2 तरीके से होगी और उसमें से भी एक गायब है। ओके, तो अकाउंटिंग फॉर लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व्स क्वेश्चन एज टू, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि कब आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है और कब कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स में रेवेन्यू मेजर होगा। अगर ईयरली आप मेजर कर रहे हो तो ईयरली मेजर करने के लिए आपको प्रॉफिट लॉस मेजर करने के लिए ऑन ईयर टू ईयर बेसिस यानी कि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड फॉलो करना होगा। अगर 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 5 साल के लिए आपको हर साल ये निकालना होगा कितने परसेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, 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 पूरा ही कंप्लीट हो गया, ठीक है।
इसको बोलते हैं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। उसी बेस पे आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा बुक्स के अंदर। सर रेवेन्यू क्या होता? ओहो, बताओ क्या पूछ लिया। ऑन कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो कह रहा है नहीं नहीं एक ही बार निकालेंगे। अब मुझे बताओ, वो बेचारे का घर बार नहीं है, बीवी बच्चे नहीं होंगे उसके, खर्चा कैसे चलाएगा वो? 5 साल बाद पैसा दोगे उसको तो। इसीलिए ये मेथड एप्लीकेबल ही नहीं है। अब कौन सा मेथड अप्लाई होता है? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। However, the revised standard has eliminated the existing option. तो करना ही था वो तो, by adopting only percentage of completion method for recognizing the revenue। तो completion method को तो हटा ही दिया, फेंक दिया कूड़े में एकदम, नमस्ते कर दिया। And this method justifies the accrual system of accounting। और अगर आप ध्यान से देखो तो जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड है वो क्या दिखा रहा है? अगर आप हर साल प्रॉफिट निकालते हो तो accrual basis of accounting, ठीक है। इसलिए इट जस्टिफाइज द accrual system of accounting which is a fundamental accounting assumption। AS1 में पढ़ी थी ना आपने, फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption, गोइंग कंसर्न, accrual और कंसिस्टेंसी, उसमें एक accrual भी था। तो AS का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस AS इज द एलोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू द अकाउंटिंग पीरियड। तो पहले तो आपको कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू निकालना है, फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट निकालनी है, फिर प्रॉफिट निकलेगा, कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट, इन विच कंस्ट्रक्शन वर्क इज परफॉर्म्ड। ऑल राइट। अब ये एएस कहां कहां पे एप्लीकेबल होता है? कहां कहां पे एप्लीकेबल होता है? पानी पी लो? हाँ सर पी लो। तो आप रोक लोगे पीने से? इन अकाउंटिंग, ओहो हाँ ठीक है, इन अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स इन कॉन्ट्रैक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिस एएस इज एप्लीकेबल। ये किस पे एप्लीकेबल है? किस चीज में? अकाउंटिंग पे। किसकी अकाउंटिंग पे? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की। इन कॉन्ट्रैक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में, इन अदर वर्ड्स, द एएस डज नॉट अप्लाई टू कस्टमर। जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो मेरा काम कर दियो तो मेरे पे एप्लीकेबल नहीं होगा। जो कॉन्ट्रैक्टर उस कॉन्ट्रैक्ट को कर रहा है, बना रहा है बिल्डिंग को, उसके अकाउंटिंग पे ये कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल है। मुझे बताओ, तुम किसी को कॉन्ट्रैक्ट दोगे, तुम थोड़ी अकाउंट्स प्रिपेयर करोगे, उसको प्रॉफिट निकालना है अपना तो वो प्रिपेयर करेगा, हाँ नहीं तो। The AS would not be applicable for the construction projects undertaken by the enterprise on its own account as a commercial venture in the nature of production activities। वो कह रहा है अगर एंटरप्राइज ने अपने ही बिल्डिंग, अपने ही कंस्ट्रक्शन वर्क को काम में लिया है, जो कंस्ट्रक्शन साइट है वो अपनी बिल्डिंग बना रही है कुछ माल बना के बेचने के लिए, ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। आपको दूसरे का कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लेना है ना, अपना ही थोड़ी। अपना बना रहे हो तो कैपिटल एसेट है, वो कोई रेवेन्यू जनरेशन थोड़ी है आगे, क्योंकि उसका पैसा नहीं मिलने वाला आपको। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो अब आप प्रॉफिट लॉस कैसे निकालोगे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से? प्रॉफिट और लॉस ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू माइनस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। सिंपल, यानी कि प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू माइनस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। मेजरमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। तो पॉइंट ये आता है कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैसे निकाले। सबसे पहले द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट associated with the construction contract should recognize revenue and expenses respectively with reference to the stage of completion of the contract activity at the reporting date। सर पता नहीं क्या क्या बोल दिया आपने, बताता हूं। सबसे पहले आपको ये किस पे निकालना है? रिपोर्टिंग डेट पे, यानी कि साल के एंड में। क्या निकालना है? किसके लिए निकालना है? विद रेफरेंस टू स्टेज ऑफ कंप्लीशन। तो यहां पे आपको क्या पता होना चाहिए? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, कितना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया परसेंटेज में। रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस रेस्पेक्टिवली। तो यहां पे आपको क्या पता होना चाहिए? इस परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से आपका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना है और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी है, एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बस यही था आपका। जो भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट निकालनी है, रिकॉग्नाइज करनी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिपोर्टिंग डेट के अंदर। किसकी रेफरेंस लेके? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन की रेफरेंस लेके। हो गया,
बताओ कितना सिंपल था। ये लाइन इस वीडियो को देखते हुए 4 बार सुन लेना, मजा आ जाए, गूंजते रात को सपने में आऊंगा मैं 3 बजे। आगे, recognition of revenue and expenses by reference to the stage of completion of a contract is generally referred as the percentage of completion method। तो बताओ कितनी आसान बात कर रहा है। वो कह रहा है जब आप रेवेन्यू और एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करते हो, उसका रिकॉग्निशन करते हो, किसके हिसाब से? स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से। तो इसी को जनरली परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड कहा जाता है। कितनी नई बात बता रहा, बताओ। अंडर दिस मेथड, इस मेथड में क्या होता है? रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L इन द अकाउंटिंग पीरियड इन विच वर्क इज परफॉर्म। तो जिस साल आपने वो काम किया है उसी साल की रेफरेंस लेके उस साल का रेवेन्यू P&L में क्रेडिट कर दिया जाता है। सिंपल। आगे, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेज ऑफ कंप्लीशन। तो बताओ स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकलती है? सबसे पहले स्टेज ऑफ कंप्लीशन में बी डिटरमिन्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज, लाइक पहला कॉस्ट टू कॉस्ट मेथड। पहले तो कॉस्ट निकाल, हर चीज की कॉस्ट निकाल लो। कैसे निकलेगी? टोटल कॉस्ट जो आज तक आपने खर्च दी, यानी कि एक्यूमुलेटेड कॉस्ट, वो कॉस्ट जो उस साल लगी, और एस्टिमेटेड कॉस्ट जो लगने वाली है, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन would be estimated by comparing total cost incurred to date with the total cost incurred to date with the total cost expected for the entire contract। तो वो कह रहा है टिल डेट, उस डेट तक जितनी कॉस्ट आपकी लग गई उसको कंपेयर करो जितनी कॉस्ट पूरे कॉन्ट्रैक्ट में लगने वाली है उससे, तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आ जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकलेगा? कॉस्ट टू डेट, मान लो 50 करोड़ रुपए लग गया, डिवाइड बाय क्यूमुलेटिव कॉस्ट इनकर्ड, जो आज तक की कॉस्ट है वो 60 है, प्लस 40 और लगने वाले हैं। ठीक है, डिवाइड कर दिया आपने 100 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो निकल के आएगी 50%। 50 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 निकल के आएगा 50%। तो कितने परसेंट काम कंप्लीट हो गया? 50%। आगे, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू, अब कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैसे निकलेगा? ऊपर कॉस्ट थी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन की, ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैसे निकलेगा? देखो, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू वो रेवेन्यू होता है जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से निकाला गया है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर पहला ही साल कंप्लीट हुआ है, पहला साल, वहां पे पूरे 3 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था मान लो 1 करोड़ था, ठीक है, और पहले साल में 50% काम कंप्लीट हो गया, तो 1 करोड़ का 50% माइनस रेवेन्यू प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड। पिछले साल कितना रेवेन्यू आपने रिकॉग्नाइज किया था? पिछले साल तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज ही नहीं किया था, पहला ही साल है, 0, तो माइनस कर दो 0, तो कितना आ गया? 50 लाख। ठीक है, ओके। अब मान लो अगले साल 70% काम कंप्लीट हो गया, तो आपने परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऊपर से निकाल ली, ठीक है, 70%। अब क्या होगा? अब हम कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू फिर से निकालेंगे दूसरे साल का। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था? 1 करोड़। इस बार कितना काम कंप्लीट हो गया? 70। कितना आएगा? 70 लाख। लेकिन ये 70 लाख पूरे 2 साल का रेवेन्यू है, क्योंकि आपने पूरे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को मल्टीप्लाई किया 70% से। 70% तो टोटल काम है ना जो 2 साल में कंप्लीट हुआ है, उसमें से कुछ रेवेन्यू आप पिछले साल रिकॉग्नाइज कर चुके हो। कितना? 50 करोड़, 50 लाख। तो 70 लाख में रेवेन्यू प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड है 50 लाख, तो इस साल कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा? दूसरे साल में 20 लाख। आई होप आपको पॉइंट समझ में आया होगा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन माइनस रेवेन्यू प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड, ये था आपका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। आगे, ये था पहला मेथड, कॉस्ट टू कॉस्ट मेथड। दूसरा, बाय सर्वे ऑफ वर्क परफॉर्म। ये बहुत आसान है, लड्डू एकदम। आपको जाके चेक करना है फिजिकल प्रोपोर्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वर्क। जाके देखो, बिल्डिंग छू के देखो,
बटन दबा के देखो लाइट पंखे चल रहे हैं कि नहीं। While calculating the contract cost to date as mentioned above in the formula, following contract cost should be excluded. वो कह रहा है फिजिकल जब देखोगे सर्वे मेथड में तो आपको ये नीचे दी गई कॉस्ट नहीं लेनी। कौन सी कॉस्ट नहीं लेनी? पहला, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट दैट रिलेट्स टू द फ्यूचर एक्टिविटी ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल सी बात है, वो फ्यूचर में जो कॉस्ट होगी आज क्यों लेंगे। सच एज कॉस्ट ऑफ मटीरियल दैट हैव बीन डिलीवर्ड टू अ कॉन्ट्रैक्ट साइट और सेट असाइड फॉर यूज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट नॉट यूज्ड एंड अप्लाइड। आप मटेरियल लाए थे, इसमें से इतना मटेरियल इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि आगे होगा, तो इसकी कॉस्ट में आज क्यों लूं। सिंपल। आगे, पेमेंट मेड टू सब कॉन्ट्रैक्टर्स इन एडवांस ऑफ वर्क परफॉर्म्ड अंडर द सब कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला था ओरिजिनली, आपने किसी और को कॉन्ट्रैक्ट पे लगा दिया अपना काम करवाने के लिए, उसको दी गई कॉस्ट आपकी पॉकेट से जा रही है, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्टी से थोड़ी आ रही है। तो इस सिचुएशन में जो सब कॉन्ट्रैक्टर की कॉस्ट होगी वो आप इस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में शामिल नहीं करोगे। ठीक है, आगे प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉसेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉसेस व्हेन इट इज प्रोबेबल, वो कह रहा है जब आपको ये लगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड हुआ था 1 करोड़, हमारी कॉस्ट 1 करोड़ 10 लाख लग जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है 1 करोड़, फिर क्या होगा? हाँ, हमें तो लॉस हो जाएगा। यस, द टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट विल एक्सीड टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। वो कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू को पार कर जाएगी, तो क्या होगा? द एक्सपेक्टेड लॉसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इररेस्पेक्टिव ऑफ। आपको उसी टाइम एक्सपेक्टेड लॉस को रिकॉर्ड कर लेना है, उसका प्रोविजन बना लेना है, भले ही वेदर और नॉट वर्क हैज बीन कमेंस्ड, भले ही काम चालू हुआ हो या ना हुआ हो, स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन अदर कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर नॉट ट्रीटेड एज सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, भले ही काम कमेंस हुआ हो स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से। ठीक है, और जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन अदर कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर नॉट ट्रीटेड एज सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये आपको कंसीडर नहीं करना। भले ही ये सारी चीजें ना हुई हो, उसके बाद भी आपको उस प्रोविजन यानी कि जो लॉस आपको एक्सपेक्टेड लॉस होने वाला है फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के बढ़ने की वजह से, वो आपको आज ही रिकॉग्नाइज कर लेना है। आगे, इफेक्ट ऑफ चेंज इन एस्टिमेट इन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब क्योंकि आपको लॉस होने वाला है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं एस्टिमेट लगाया होगा कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंज आया है, तो वो चेंज कैसे निकालेंगे? एस्टिमेट, इफेक्ट ऑफ चेंज इन एस्टिमेट इन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, उसका इफेक्ट क्या होगा? एज द रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन रिलायबल एस्टिमेट। क्योंकि जो भी आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हो, एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करते हो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो सारा एस्टिमेट बेस पे होता है। होते रिलायबल है बट होता तो एस्टिमेट ही है। नेवरदलेस द एस्टिमेट इज बाउंड टू वेरी फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू अनदर अकाउंटिंग पीरियड। सिंपल सी बात है भाई, हर अकाउंटिंग पीरियड में अगर आप एस्टिमेट निकालोगे वो एस्टिमेट बदल जाएगा, इट विल चेंज। ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, द इफेक्ट ऑफ एस्टिमेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इज अकाउंटेड एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एज पर AS5। तो क्या होगा? AS5 के अकॉर्डिंग उस चेंज को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, यस। अब change in accounting estimates does not bring the adjustment within the definition of extraordinary item or prior period items। वो कह रहा है जो अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज आया उससे कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और प्रायर पीरियड आइटम पे की एडजस्टमेंट पे फर्क नहीं पड़ता। इसका AS जाके पढ़ लेना, प्रायर पीरियड आइटम और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का। ठीक है, उसमें भी यही बात लिखी है। Therefore, changed estimates are used to determine the amount of contract revenue and contract expenses। मतलब भाई जो आपने कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंस रिकॉग्नाइज किए, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चेंज हो रहा है उसका जो इंपैक्ट कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू और कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंस पे पड़ेगा वो आपको यहां पे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर। ठीक है, वो उस AS में नहीं जाएगा। इन द पीरियड इन विच द चेंज इज मेड एंड द सब्सिक्वेंट पीरियड्स, तो आपको उस साल के स्टेटमेंट ऑफ P&L में वो चेंज दिखाना है और आने वाले सब्सिक्वेंट पीरियड्स में भी वो चेंज आपको शो करना है।
आखिरी पड़ाव, डिस्क्लोजर बाय कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्टर को क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करनी है इस एएस के अकॉर्डिंग। पहला, वो मेथड जिससे स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकाली जा रही है या फिर वर्क इन प्रोग्रेस निकाला जा रहा है। दूसरा, मेथड यूज्ड टू डिटरमिन द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू निकालने के लिए मेथड। इन एडिशन टू द पॉलिसी डिस्क्लोजर, पॉलिसी में इनको ये डिस्क्लोज करना है, पॉलिसी के अलावा इनको क्या क्या डिस्क्लोज करना है। पहला, अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड, उस साल कितना रेवेन्यू इन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड, कितनी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आई और प्रॉफिट कितना हुआ। लेस रिकॉग्नाइज्ड लॉसेस, वो जो लॉस आता ना एक्सपेक्टेड लॉस, अप टू द रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है, रिपोर्टिंग पीरियड से जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ वो रिकॉग्नाइज करना है। एडवांस रिसीव्ड, कॉन्ट्रैक्टी से कुछ एडवांस मिला होगा तो वो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ग्रॉस अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट वर्क, जो आपके कस्टमर से अमाउंट ड्यू है, कितना पैसा मिलना आपको बाकी है अभी भी। कॉस्ट इनकर्ड प्लस रिकॉग्नाइज प्रॉफिट, जो कॉस्ट लगी और प्लस जो प्रॉफिट आपको मिलेगा, माइनस रिकॉग्नाइज लॉसेस प्लस प्रोग्रेस बिलिंग। तो इसमें आपको माइनस कर देना है क्या, रिकॉग्नाइज लॉसेस। भाई रिकॉग्नाइज प्रॉफिट आप जो कर चुके हो उसमें से जो आपको पास्ट ईयर्स में लॉसेस हुए थे वो आपको डिडक्ट करने होंगे नेट इफेक्ट निकालने के लिए, और प्रोग्रेस बिलिंग भी इसमें से माइनस हो जाएगी। प्रोग्रेस बिलिंग का मतलब आने वाले टाइम में जो वर्क की प्रोग्रेस थी उसका जो बिल था, ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड अमाउंट। ग्रॉस अमाउंट ड्यू टू कस्टमर फॉर कॉन्ट्रैक्ट वर्क, इसका मतलब अगर आपके लॉसेस ज्यादा है और प्रोग्रेस बिलिंग ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा, आपको उल्टा पैसा देना पड़ेगा अपने कस्टमर को। तो उल्टा हो जाएगा मामला, रिकॉग्नाइज लॉसेस प्लस प्रोग्रेस बिलिंग माइनस कॉस्ट इनकर्ड और रिकॉग्नाइज प्रॉफिट्स। तो ये था आपका AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच।